हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी गांवों से शहरों की ओर पलायन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह शहरों में आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों का मौजूद होना दिखाई देता है। तो धीरे धीरे शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और लोग एक स्थान से छोड़कर जो शहरों की उपलब्धता है, शहरी आबादी है, उससे जुड़ करके शहरी आबादी में वृद्धि कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इस बात की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ने वाली है कि हम शहरों का विकास किस तरह से करें ताकि जो उन पर बढ़ने वाला लोड है उसको संभाला जा सके। तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे इसी शहरों के स्मार्ट होने की अवधारणा पर, यानी स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में और कहाँ पहुँचे हम। यानी अभी हमने कुछ समय पहले जो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था 2015 में, तो उसकी शुरुआत के बाद से हम कहां तक पहुंचे हैं, किस हिसाब से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इसका क्या कॉन्सेप्ट था और इसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, इन सभी पर हम बात करेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर स्मार्ट सिटी से जुड़े कई सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, पहले भी, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका एक बार रिवीजन के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि इतने समय के बाद हमने इस टॉपिक को फिर से उठाया है। हालांकि कुछ अपडेट आए हैं, इस वजह से यह फिर से चर्चा में है, इसलिए इसका रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से आज का टॉपिक आप समझेंगे। अभी हम न्यूज़ पर बात कर लेंगे कि क्या अपडेट है, क्यों इसको लिया गया है। बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, स्मार्ट सिटी के क्या घटक होते हैं। उसके बाद इसमें एक और अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वह किस तरह से कार्य कर रहा है। उसमें एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे। इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और एक सवाल जिसे आप लिखने का अभ्यास करेंगे। एक सवाल प्रीलिम्स का भी रहेगा क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं बहुत तेजी से। तो GS पेपर 3 के अंतर्गत इसे आप रख करके देख सकते हैं। बुनियादी ढांचा और सतत विकास दोनों ही स्तरों पर यह विषय जुड़ता है। खबर आई है ऑल 100 स्मार्ट सिटीज टू हैव इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स बाई अगस्त 15। तो हाल ही में एक स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था सूरत में 18 और 19 अप्रैल के बीच में। तो इसमें जो आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कुछ जानकारी साझा की थी। तो अभी 100 इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाए जाने हैं, जिसमें से कि 80 बन चुके हैं और जो बाकी के 20 हैं उन्हें 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। इस वजह से यह जो प्रोजेक्ट है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज इस पर हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। पहले शुरू करते हैं हम स्मार्ट सिटी की अवधारणा से कि स्मार्ट सिटी क्या होती है। तो स्मार्ट सिटी को अगर हम इतिहास में जाकर के देखें तो हमें दिखाई देती है एक सभ्यता जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। जिस समय काफी सारे जो शहर थे बहुत ज्यादा आधुनिकीकृत एक तरह से कहे जाते थे, उनकी जो नगरों की व्यवस्था थी वह बहुत ज़्यादा आधुनिक आज के समय से काफ़ी मिलती जुलती थी। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्हें कहीं स्मार्ट सिटीज़ नहीं कहा गया है, हम केवल एक अवधारणा को समझने के लिए उनका उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। जहां पर जो नगरीय व्यवस्था थी वो अपने आप में, शहर समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटती थी शहरों के अंतर्गत, जो पानी की व्यवस्था थी वह बहुत बेहतर थी। तो इस आधार पर ऐसा मान कर चल सकते हैं कि एक समय था जब शहरी व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे शहरों का पतन होता गया और जो सभ्यता थी वो समाप्त हो गई। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अब वर्तमान समय में भी जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव गांव से शहरों की ओर शिफ्ट हो रहा है और शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए 2015 में जो स्मार्ट सिटी मिशन है भारत के अंतर्गत शुरू किया गया था। कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका यही है कि देश में जो शहरी विकास की प्रक्रिया है उसको हम बदलें। यानी बदले किस सेंस में बदले कि पहले मान लीजिए शहरों का विकास हो रहा है वह एक तरीके से नियोजित नहीं है। कोई भी शहर किसी भी तरफ को बढ़ सकता है, जहां आबादी को अच्छा लगा आबादी वहां रह रही है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से सड़कों का निर्माण कर दिया गया, तो कुछ भी सुनियोजित नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि उस शहर के अंतर्गत मौजूद जो भूमि है या फिर जो सड़कों की व्यवस्था है या फिर जो वहां से हाईवेज निकलने हैं, उन सभी का एक बेहतर तरीके से प्लानिंग नहीं हो सकेगी, उनका नियोजन नहीं हो सकेगा और आने वाले समय में जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा अवसंरचना का मॉडल है, वो सभी वहां पर बिगड़ जाएगा। तो शहरों और कस्बों में लोगों के रहने की गुणवत्ता में भी सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डेटा बताता है कि बड़ी संख्या में लोग
झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते हैं, तो उनको भी अभी हम देखेंगे। यानी कि ओवरऑल कहें तो शहरी स्ट्रक्चर में सुधार करते हुए जो आने वाले समय में जो जनसंख्या और शहरों पर जुड़ने वाली है, शहरों पर बढ़ने वाली है, उसको कैसे हम समायोजित करें और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। यानी हम कहें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपनाएंगे, इंफॉर्मेशन और डिजिटल तकनीक को अपनाया जाएगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें हम उपयोग करेंगे। एक डेटा देखते हैं हम एसडीजी के अंतर्गत, जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर। यहाँ पर बताया गया है कि लगभग मानवों की आधी आबादी आज के समय शहरों में रहती है, आधी आबादी से भी ज्यादा, और 2030 तक 10 में से 6 लोग शहरों में रह रहे होंगे। इसका मतलब ये बात निश्चित तौर पर है कि शहरों में दबाव बढ़ने वाला है। भारत के संदर्भ में देखें तो 2030 तक ऐसा बताया गया है कि ऐसे 7 मेगा सिटीज हो सकती हैं जिसमें आबादी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हो। तो ऐसे 7 मेगा सिटीज भारत के अंतर्गत ही बन सकती हैं 2030 तक। 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 31% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वह शहरी क्षेत्रों में रहती है। लगभग 68% अभी ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं इसमें ही 70% जो अर्बन पॉपुलेशन है वह स्लम्स में रहती है, यानी झुग्गी बस्तियों में रहती है। कई सारे एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं 13% लोगों के पास नहीं है। इसमें 62 मिलियन टन हर साल कचरा ये शहर जनरेट करते हैं। इसके अलावा एक और डेटा बताता है कि 2017 में लगभग 1.2 मिलियन लोगों की जो पर्यावरण प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उससे मृत्यु हुई है। तो ये डेटा चौंकाने वाले भी हैं, प्लस हमें एक तरह से सचेत करने वाले भी हैं कि शहरों में जिस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वह अभी के समय इतनी पर्याप्त है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको हम हर तरह की सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दे सकें। तो सरकार पर भी ये दबाव आया, तो सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की और 25 जून 2015 को इसे शुरू किया गया। इसके अंतर्गत अभी 100 शहरों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनको स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत बदला जाएगा। तो इसके तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है और इसकी जो व्यवस्था है लगभग 2 तरह से की जाएगी, जिसमें एक पहला होगा क्षेत्र आधारित विकास और दूसरा होगा पैन सिटी डेवलपमेंट इसको कहा गया है। यानी एक तरह से पूरे शहर के अंतर्गत जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको जोड़ करके विकास करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो दरअसल जो स्मार्ट सिटी कही जा रही है, स्मार्ट सिटी का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो भी वहां पर सुविधाएं हैं, चाहे वह सड़क की अवसंरचना हो, वाईफाई हो, यातायात का प्रबंधन हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, जो भी चीजें हो वो बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से डिजाइन की जाए। यानी क्षेत्र आधारित विकास, शहर का सुधार करेंगे इसमें, यानी रेट्रोफिटिंग, शहर का नवीनीकरण करेंगे, यानी उसको पुनर्विकास करेंगे। जहां पर गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, जाम लगते हैं, ट्रैफिक रोड लाइट्स नहीं है, उन सभी को डेवलप करेंगे। शहर का विस्तार करेंगे, यानी जो नई आबादी आ रही है वो एक ही जगह पर घनी बसावट में न बसती चली जाए, उसको हम आगे भी बढ़ाते हुए चले, यानी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, यानी नए तरीके से विकास करेंगे। इसके अलावा जो पैन सिटी सॉल्यूशन है उसमें स्मार्ट समाधानों को जोड़ेंगे। किस तरीके से हम डिजिटल तकनीक को इससे जोड़ें। क्या हो सकते हैं स्मार्ट समाधान, जैसे हम कहें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम, एजुकेशन, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट एनर्जी। हर चीज को स्मार्ट कहने की बात आ रही है, यानी तकनीक से हर चीज को जोड़ते हुए हम तकनीक का लाभ उठाएं और शहरों को और सुविधाजनक बनाएं, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया गया है। ठीक, तो क्या क्या चीजों को फोकस के तौर पर लिया गया है, जैसे पैदल रास्तों का निर्माण, पैदल यात्रियों की क्रॉसिंग, अगर हम यातायात के स्तर पर देखें, साइकिल ट्रैक, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, हम कहें इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा, ये प्रबंधन हुआ। और एक बात और इसमें शामिल है कि हम ये जो शहरी विकास कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो रिपोर्ट्स में हमारे पास कितना सुधार हो रहा है रिपोर्ट्स के अंतर्गत शहरों का, उन स्थानों का, उसको भी मॉनिटर किया जाता है। जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स,
सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विकास किसी भी तरीके से हम अपना मनमानी मान करके चल रहे हैं कि हमने डेवलप कर लिया या हम बेहतर कर रहे हैं। इसको इन पैमानों पर भी हम आकलन कर रहे हैं इन चीज़ों का। ठीक, अब बात आती है कि ये जो पूरा सिस्टम है स्मार्ट सिटी वाला, इसको संचालित कैसे किया जा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के अंतर्गत शरीर और दिमाग दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसी तरह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हम दिमाग कह सकते हैं, यानी इसका संचालन केंद्र कह सकते हैं। यहाँ से ही स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और सुधारा जाएगा। यानी स्मार्ट सिटी के संचालन प्रबंधन के लिए इसको नर्व सेंटर कहा गया है। ठीक, यानी डेटा सेट के एक जटिल और बड़े पूल को ये संसाधित करेगा, बहुत सारा डेटा आएगा, उसको जनरेट किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। बताते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली, तो यातायात किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर CCTV कैमरे हैं, कहाँ पर रोड लाइट्स हैं, कैसे उनकी कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा रियल टाइम में भी कई सारी सुविधाओं की स्थिति की निगरानी हम कर सकते हैं। इसके अलावा पानी, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, एकीकृत भवन प्रबंधन, शहर कनेक्टिविटी, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें शुरुआत से ही इसमें जोड़ी गई थी। बाद में एक चीज़ और जो जोड़ी गई है वो ये है कि गृह मंत्रालय के तहत जो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम है, जिसे CCTNS कहा गया है, इससे भी अब इस व्यवस्था को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होंगी उनको भी मॉनिटर किया जा सकेगा। ठीक, कुछ और चीज़ों को अगर देखें तो स्मार्ट सेवाओं से संबंधित जो भी ऑनलाइन डेटा है, सूचनाओं की उपलब्धता है, उसका भी एक नोडल बिंदु के रूप में काम करेगा। जो इंटीग्रेटेड सेंटर है उसमें कई सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, LED स्ट्रीट लाइट्स, CCTV कैमरे, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, वाईफाई और भी कई सारी चीज़ें जो भी स्मार्ट शहर के अंतर्गत हम जोड़ करके देख सकते हैं। पानी की आपूर्ति हो सकती है, किसी भी तरह का सिस्टम। अभी हमने ये भी देखा कि जब महामारी का दौर शुरू हुआ तो महामारी के बाद कोविड-19 के प्रबंधन में भी इन इंटीग्रेटेड सेंटर्स ने एक वॉर रूम्स के तौर पर काम किया, यानी उन स्थानों को चिन्हित करने में इसने मदद की जहां पर कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा भी पता चला कि कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट हैं वो कहां कहां पर मौजूद हैं, कोविड में किस तरीके से लोगों को दवाएं दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर किया गया और बहुत ही बेहतर रिजल्ट यहाँ से मिले। तो स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत यह जो संकल्पना है, ये जो ICCC का जो उनका कमांड सेंटर है वो बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है, वो उसका बहुत ही प्रमुख अवयव है। तो अगर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसके बारे में जरूर आपको लिखना होगा, तभी वो दोनों चीज़ें एक बार बैलेंस हो पाएंगी। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है डेटा, लेकिन चूंकि डिस्कस कर ही रहे हैं तो आज के समय क्या सिचुएशन है, क्या इसका अभी टाइम ड्यूरेशन है, उसको देखें। तो शुरुआत के 20 स्मार्ट शहरों के लिए जो प्रारंभिक समय सीमा थी 2021 रखी गई थी और शहरों का चयन 2016 और 2018 के बीच किया गया। जिन शहरों का चयन किया गया उनको स्मार्ट सिटीज़ के तौर पर डेवलप करना था अगले 5 सालों में चयन के बाद। लेकिन हुआ ये कि आने वाले समय में कोविड-19 की स्थितियां बनी और जो भी हम कार्य कर रहे थे, प्रगति पर था, वह कार्य बाधित हुआ और समय सीमा को अब 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अभी की स्थिति ये है कि 140 से अधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कार्य किए जा चुके हैं, 340 स्मार्ट सड़कें, 78 सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा चुके हैं, 118 स्मार्ट वाटर परियोजनाएं, 63 से ज़्यादा सोलर परियोजनाएं। ये कुछ आंकड़ा है जो संसद के सामने दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें अभी डेवलप की गई हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीलिम्स के तौर पर बनाया गया है। ठीक, सवाल देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इससे जुड़ा एक नोडल मंत्रालय है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, बहुत कठिन नहीं है सवाल, दे सकते हैं आप। बात करते हैं चैलेंजेस की कि क्या चुनौतियां हैं इस वक्त स्मार्ट सिटीज़ के सामने। तो जैसा कि हमने देखा कि इसके अंतर्गत तकनीक का इस्तेमाल और डिजिटल तकनीकों को इससे जोड़ना बहुत ज़्यादा शामिल किया गया है ताकि पूरा जो सिस्टम है एक इंटीग्रेट हो सके, आपस में जुड़ सके। डेटा जनरेट होगा और डेटा की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगी।
कि डेटा को हम कैसे सुरक्षित रखें या फिर डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखें, डेटा का दुरुपयोग रोकें। अगली समस्या है राजनीतिक बाधाओं की। यानी जब स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था वहां पर भी हमने ऐसा देखा कि पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इसके अंतर्गत अपना समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। शुरुआत में पश्चिम बंगाल ने भी इसको अपनाने से मना किया, बाद में महाराष्ट्र भी इससे पीछे हटा। तो ऐसे में जो राजनीतिक बाधाएं हैं, अगर कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें राजनीति के तौर पर बाधा बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में कैसे हम सभी को शामिल कर सके ताकि एक प्रोजेक्ट जो बड़े स्तर पर लाया गया है उसका लाभ सभी को मिल सके। अगला, इसके तहत निजी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो निजी क्षेत्र को कैसे संतुलन में लाया जाए। इसके अलावा भौतिक बुनियादी ढांचे पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करने पर यहाँ पर फोकस है। इसके अलावा ऊर्जा संकट भी यहाँ पर पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड यहाँ पर हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को कितना गंभीरता से लेते हैं या फिर जो ऊर्जा है उसको किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। समाधान क्या हो सकते हैं? पहला तो यही कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाए। बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाए कि किस तरह से हम डेवलप करें कि उससे हम सतत पर्यावरण के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें, सतत ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकें। तो इस पर एक हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इसके अलावा डेटा संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा और आने वाले समय में डेटा से संबंधित जो कानून है उसकी भी आवश्यकता है ही। हम इस चीज़ को तो हम अन्य भी कई चीज़ों से जोड़ करके देख सकते हैं। जो थ्रेट्स हैं, मैलवेयर थ्रेट है या फिर कंप्यूटर से संबंधित साइबर अपराध हैं, उनका भी यहाँ पर थ्रेट हो सकता है। तो डेटा संरक्षण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। इसके अलावा पीपीपी मॉडल को अपनाया जाना भी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके तहत जो भी परियोजनाएं हैं उसमें पीपीपी मॉडल को अपनाया जा रहा है, लेकिन हमें और भी इस चीज़ को देखना होगा कि हम कैसे उसके अंतर्गत जो निजी भागीदारी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसको कैसे हम बैलेंस कर सकें। ठीक, तो मेल्स का सवाल क्या कहता है? सवाल है, स्मार्ट सिटी से आप क्या समझते हैं? भारत में चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, जो आप समझ पाए हो अभी तक, और भारत में चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। केवल चुनौतियां ही नहीं, कुछ आपको उसके समाधान भी कंक्लूजन में लिखने होंगे। तो आपको इस प्रश्न को फ्रेम करना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय, खबर और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।